अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर लेक्चर इज़ ग्रुप वन एलिमेंट्स। आज हम ग्रुप वन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और हमारा ये सेकंड लेक्चर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम ग्रुप वन के तमाम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ग्रुप वन एलिमेंट्स। तो ग्रुप वन एलिमेंट्स आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, जिनमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम आते हैं। ठीक है जी। तो इनके अंदर हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो रिड्यूस सिलेबस है केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का, उस रिड्यूस सिलेबस के अंदर हमारे पास पीरियड के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और रिएक्शंस हैं वो शामिल नहीं है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर ओनली द ग्रुप प्रॉपर्टीज, ओनली द ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1A। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ग्रुप 1A अल्कली मेटल है, और अल्कली मेटल में अल्कलीज जो होती हैं वो रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ और मेटालिक ऑक्साइड बनाती हैं। ये याद रखिए कि तमाम बाइंड्री कंपाउंड्स किसी भी सब्सटेंस के ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स कहलाते हैं। ऑक्साइड्स आर द बाइंड्री कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइंड्री कंपाउंड मीन्स देयर इज ओनली वन एलिमेंट विद द ऑक्सीजन, देयर इज नो टू टाइप और थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। सो इनके अंदर ऑक्साइड्स कौन कौन से बनते हैं? हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऑक्साइड, वाटर, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, सोडियम ऑक्साइड NaO, सोडियम पर ऑक्साइड Na2O, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड KO, K2O, पोटेशियम पर ऑक्साइड KO, ठीक है, और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2। इस तरह ऑक्साइड्स बनते चले जाते हैं और वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन की है। ऑक्सीजन के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करती हैं, ठीक है, तो ये ऑक्साइड बनाती हैं। तो मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना और मेटल सरफेस के साथ ऑक्सीजन का रिएक्ट करके उस सरफेस को ऑक्साइड में तब्दील कर देना, दिस इज कॉल्ड एज टार्निशिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टार्निशिंग। जिसे हम कहते हैं मेटल टार्निश हो गई है, और वो अपर लेयर जो है मेटल की, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है उसने, वो ऑक्साइड में तब्दील हो गई है। यानी ये रिएक्टिव मेटल की निशानी है कि जब आप उसको हवा में छोड़ेंगे तो एयर की ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करके उसकी सरफेस के ऊपर उस मेटल का ऑक्साइड बना देगी। इज दैट क्लियर? उससे हम कहेंगे कि मेटल टार्निश हो गई है, मेटल इज टार्निश। जैसे जंग लगना है वो एक और तरह का रिएक्शन है जिसमें मॉइस्चर से रिएक्शन होता है, लेकिन टार्निशिंग इज प्योरली द ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ऑफ मेटल। मेटल की अपर सरफेस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड में चेंज हो। अब जो स्पीड है, जिस स्पीड से रिएक्शन होता है, जैसे डाउन द ग्रुप हम आएंगे हाइड्रोजन से, लिथियम से, सोडियम से, पोटेशियम से, सीजियम से, रुबेडियम से, तो ये बढ़ता जाएगा। यानी द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स और ग्रुप 1A मेटल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे हम टॉप से बॉटम आए, ये रिएक्टिविटी क्या होती चली जाती है? इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, अब देखिए लिथियम टार्निशेस स्लोली, सोडियम tarnishes quickly, potassium tarnishes very quickly. What about cesium? What about cesium? Cesium is very much reactive. Even if it is exposed to air, it can explode. It can explode. ये explode हो जाएगी, ठीक है, because it's high reactivity with the oxygen. Okay, is that clear? शाबाश। इसके बाद हम बात करेंगे why अल्कली मेटल्स आर स्टोर्ड इन ऑयल। हम सोडियम मेटल को कैरोसिन ऑयल या मिट्टी के तेल के अंदर दबो कर रखते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो कैरोसिन ऑयल है वो मेटल की सरफेस को इट जस्ट कीप्स द मेटल सरफेस अवे फ्रॉम ऑक्सीजन, ताकि मॉइस्चर और ऑक्सीजन मेटल की सरफेस के ऊपर ना हो और उसकी टार्निशिंग ना हो। सवाल का जवाब मिल गया? इज दैट क्लियर? आगे चलेंगे। अब ये देखिए, हम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन देख रहे हैं। अल्कली मेटल ऑक्सीजन, अल्कली मेटल ऑक्साइड। एक बात ज़हन नशीन करें कि तमाम मेटालिक ऑक्साइड माँ सिवाय चंद मेटल्स के जिनमें एल्यूमिनियम, लेड और जिंक आता है, तमाम मेटल्स के ऑक्साइड दे आर बेसिक इन नेचर। कैसे? मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड बन गया, ओके हो गया। मेटल ऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाइड्रोक्साइड बेस है। इसका मतलब है ऑल मेटालिक ऑक्साइड्स आर
बेसिक इन नेचर, मास सिवाय चंद मेटालिक ऑक्साइड के, लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर, लेड ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर. व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक? It behave as a acid when we react it with the base. It behave as a base when we do react with with the acid. जो acid के साथ as a base behave करे, base के साथ as a acid behave करे, वो चीज एम्फोटेरिक कहलाती है. दो रुखी या दोगला, ठीक है, ड्यूअल, ठीक है. इसके अलावा ये बात ज़हन नशीन कर लें कि all the non-metal oxides are basic in nature, are acidic in nature, sorry. अब अगर हम पीरियड में मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता चला जाता है और ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक से एम्फोटेरिक से एसिडिक होते चले जाते हैं. लेकिन चूंकि हम यहाँ पीरियड को डिस्कस नहीं कर रहे तो हम यहाँ ग्रुप की बात करेंगे. तो देखिए सबसे पहले लिथियम है, ये ऑक्सीजन से के साथ मिलकर नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है. नॉर्मल ऑक्साइड्स पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और सब ऑक्साइड क्या होते हैं ये एक बार आप अभी ध्यान से सुन लें. नॉर्मल ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स इन विच देयर इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज -2. ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो? -2. उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं. क्या कहते हैं? नॉर्मल ऑक्साइड. पर ऑक्साइड क्या होते हैं? जिसके अंदर ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 होती है. सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं? जिनके अंदर ऑक्सीजन की वैलेंसी -½ होती है, -1/2. और सब ऑक्साइड जिनके अंदर ऑक्सीजन की वैलेंसी -½ से भी कम होती है. बात समझ आ गई? अब जितना ज्यादा हाई ग्रेड ऑक्साइड होगा, जितनी ऑक्सीजन की वैलेंसी कम होगी, इतनी उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होगी. फॉर एग्जांपल नॉर्मल ऑक्साइड्स वाटर है, हाइड्रोजन का नॉर्मल ऑक्साइड है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 है और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी में ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है. तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन वाटर के मुकाबले ज्यादा होती है, इसीलिए वो जख्मों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है, अगर आप ब्लड के साथ उसको मिला तो ब्लड की सारी ऑक्सीजन निकाल लेता है और जाग बना देता है उसको, ठीक है, और जर्म्स को ऑक्सीडाइज कर देता है वो. इसलिए वो क्लीनिंग एजेंट, एज अ वुंड क्लीनिंग एजेंट यूज होता है. मेडिकल साइंस में यूज होता है. आम जैसे स्पिरिट से आप जख्म को साफ करते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से भी जख्मों को साफ किया जा सकता है. डन. उसके बाद पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 होती है. पर ऑक्साइड हाइड्रोजन बनाता है, सोडियम बनाता है, और पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की अमाउंट नॉर्मल ऑक्साइड से ज्यादा होती है और वैलेंसी नॉर्मल ऑक्साइड से कम होती है. सुपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -½ होगी. अब जैसे पोटेशियम है, ये सुपर ऑक्साइड बनाता है. और सब ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं, सिर्फ कार्बन सब ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, यूजुअली इट इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर. डन. आगे ये देखिए, लिथियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम ऑक्साइड बनाया है. व्हाट आर द वर्ड एंड केमिकल इक्वेशन? ये देखें, सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना रहे. दिस इज आल्सो अ नॉर्मल ऑक्साइड. आगे चलेंगे. ऑल अल्कली मेटल रिएक्ट विगोरसली विद वाटर. अब हम रिएक्शन विद वाटर देख रहे हैं. ठीक है, अल्कली मेटल वो होगी जो पानी के साथ रिएक्ट करके वाटर सॉल्युबल बेस बनाएगी. अल्कली किसे कहते हैं? प्लीज बी अटेंटिव. अल्कली किसे कहते हैं? वाटर सॉल्युबल बेस. वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड अल्कली. जो पानी में डिसॉल्व होने वाला बेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज अल्कली. तो ये ग्रुप 1 है कि मेटल्स को अल्कली मेटल्स ही कहते हैं, कि सारे स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं जब ये पानी में वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. और विगोरसली का मतलब क्या है? वो तेजी से रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तो यहां हम देखेंगे सबसे पहले विगोरस रिएक्शन. ये सारे एक्सोथर्मिक हैं. आप इनमें पानी के साथ मेटल, क्योंकि सारी एक्टिव मेटल्स हैं, पानी के साथ रिएक्ट करेंगी और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. अगर रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा तो जो इवॉल्व होने वाली हाइड्रोजन है, इट कैन कैच द फायर. ठीक है, और रिएक्शन जो है वो उसमें हाइड्रोजन जो निकलेगी, इवॉल्व होगी, वो आग पकड़ लेगी. ठीक है, तो इसीलिए यहां पर पॉपिंग रिएक्शन होता है. हाइड्रोजन को पॉपिंग गैस कहते हैं. ये पॉपिंग साउंड निकालती है जब ये प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो जैसे बबल प्रोड्यूस होने की साउंड होती है,
इस साउंड को पॉप साउंड कहते हैं, इसीलिए पॉपिंग गैस है। व्हाट इज दिस गैस? दिस गैस इज हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा जी आगे चलेंगे। द रिएक्शन क्रिएट्स अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड आयंस। ये देखिए अल्कली मेटल है, कोई भी मेटल, सिंबल एम है, सोडियम भी हो सकती है, पोटेशियम भी हो सकती है, ठीक है, उसको आप एम की जगह रखेंगे। इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, वाटर की लिक्विड स्टेट होगी, मेटल की सॉलिड स्टेट होगी, यहाँ MOH बनेगा, इसका हाइड्रोक्साइड बनेगा और फिर यह हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इज दैट क्लियर? आगे चलेंगे। लिथियम देखें, वाटर के साथ रिएक्ट करके लिथियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है। लिथियम लीस्ट रिएक्टिव है। लिथियम क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है अमंग ऑल द alkali metals. When added to water it fizzes and moves around slowly. Fizzing reaction क्या होता है? जैसे बबल प्रोड्यूस होते हैं, जैसे बॉटल के अंदर सोडा वाटर की बॉटल के अंदर से गैस इवॉल्व हो रही होती है, उससे फिजी साउंड आ रही होती है, दैट इज द ये स्लोली फिज करता है और ये इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। आगे चलेंगे जी। लिथियम के बाद हाउ डज सोडियम रिएक्ट विद वाटर? सोडियम मेटल को जब हम पानी में डालेंगे, ठीक है, तो सोडियम मेटल जो है वो फिजेस मोर देन द लिथियम, उससे ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगी, मूव्स क्विकली अक्रॉस द सरफेस ऑफ द वाटर, और एज द सोडियम मेल्ट्स, अब वो सोडियम जो आपने पानी में डाला हुआ है वो मेल्ट क्यों हुआ है? क्योंकि रिएक्शन वाज एक्सोथर्मिक और सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे रिएक्शन टेम्परेचर इस जगह पे पहुंचेगा तो सोडियम मेटल मेल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, स्पेशली, और ये स्फेरिकल हो जाता है, शाइनी हो जाती है और ये बॉल बेरिंग की तरह बन जाती है। इज दैट क्लियर? द हाइड्रोजन समटाइम कैचेस द फायर बिकॉज ऑफ द हीट फ्रॉम द रिएक्शन। रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, जिस वजह से ये इससे हाइड्रोजन जो रिलीज होती है, ये देखें यहाँ पे, इट कैन कैच द फायर। आगे चलेंगे। हाउ डज पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर? अब आपको मैंने बताया कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, 1A ग्रुप में जैसे हम नीचे आते जाएंगे, मेटल रिएक्टिविटी तेज होती जाएगी, रिएक्शन और विगोरस होता जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रॉपर्टी और तेज होती जाएगी, रिएक्शन मजीद एक्सोथर्मिक होता चला जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आप ये देखें, द रिएक्शन प्रोड्यूस मच हीट दैट द हाइड्रोजन गिवन ऑफ कैचेस द फायर। यहां उधर लिखा हुआ था सोडियम में मे कैच द फायर, यहां डेफिनेटली रिएक्शन होने के दौरान आग लगेगी। तो पोटेशियम जब आप पानी में फेंकेंगे बहुत तेजी से रिएक्शन होगा और जो नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होगी, बिल्कुल न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन रिलीज होगी, इट विल कैच द फायर, ये आग इसको लग जाएगी। और ये भी सोडियम की तरह पोटेशियम भी मेल्ट हो जाती है विद द हीट ऑफ रिएक्शन। और ये इक्वेशन आपके सामने है, 2K प्लस 2H2O KOH, या पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। डन? आगे चलेंगे जी। अब ये हाउ डज इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर अफेक्ट द रिएक्टिविटी? तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीजिंग गोइंग डाउन द ग्रुप, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि ये रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाएगी। द एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट गेट लार्जर गोइंग डाउन। आपको पता है कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से, वो डिस्टेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का बढ़ता चला जाता है। उस डिस्टेंस की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है। एंड देन जितना एटॉमिक साइज लार्जर होता जाएगा, जितना नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाएंगे, इतनी रिएक्टिविटी बढ़ती रहेगी। ये देखें, द फार्दर एन इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द पॉजिटिव न्यूक्लियस द इजियर इट कैन बी लॉस्ट इन रिएक्शंस। रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, गेन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस इतना आसान होगा जितना एटम का के अंदर नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे और आयनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ये देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। देखें, इसके पास 2 शेल हैं, इसके पास 3 शेल हैं, इसके पास 4 शेल हैं, और ये बढ़ता चला जाएगा। यही वजह है कि सीजियम को पानी में डालने की नौबत भी नहीं आएगी, वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्ट करके एक्सप्लोड हो जाएगी, गिविंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, आगे चलें। फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट आप देखेंगे सबसे पहले कि जब हम किसी मेटल को एक इनविजिबल पार्ट ऑफ फ्लेम के ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो मेटल का एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम होता है, ठीक है, मेटल के एटमों का एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम होता है। फ्लेम के ऊपर मेटल को रखने का मतलब ये है कि मेटल के एटमों को आपने एक्साइट किया है,
उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई है, इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे गए हैं, फिर हायर से लोअर पे आएंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे, वो एनर्जी फिंगरप्रिंट होगी उस एटम का। ऐसा फ्लेम कोई और एटम शो नहीं करेगा जो वो वाला एटम शो करेगा। मसलन सोडियम का गोल्डन येलो फ्लेम है, ये सोडियम का कैरेक्टरिस्टिक है, किसी और मेटल का कैरेक्टर ये नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई मेटल का कंपाउंड है, अगर आपके पास मेटल का कोई कंपाउंड है तो आप उसको कंसंट्रेटेड HCl में डाल के तो जो लूप बनाएंगे प्लैटिनियम वायर का और उसको फिर फ्लेम के ऊपर रखेंगे, मेटल को आप डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रखेंगे। ठीक है, और आपको मेटल का कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम मिलेगा। ठीक है, अब वो फ्लेम कौन सा है? मैग्नीशियम ब्राइट वाइट, कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम रेड और क्रिम्सन, और बेरियम पेल ग्रीन और येलो। और इनमें जो ग्रुप 1 का फ्लेम टेस्ट है उसमें पोटेशियम का वायलेट कलर का फ्लेम है और गोल्डन का सोडियम का गोल्डन येलो फ्लेम है। समझ आइए? इज दैट क्लियर? Presence of certain metal ions can be identified by nothing, by noting the characteristic flame color that results from the burning. ठीक है जी, ग्रुप 2 मेटल आयंस के दिए हुए हैं, ग्रुप 1 के मैंने आपको बता दिए। अब ये देखें, सबसे पहले आपको कहा जाए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ या व्हाई द फ्लेम टेस्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी एटम। किसी एटम का कैरेक्टरिस्टिक क्यों होता है, या वो वजह बयान की गई है या रीज़न बयान की गई है। प्लीज़ बी अटेंटिव। या रीज़न कैसे बयान की गई है? जब आप मेटल को हीट करते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स में बी एक्साइटेड बाय डिफरेंट अमाउंट्स। कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर लेवल में चला जाएगा, कोई उससे हायर लेवल में चला जाएगा। अपॉन रिटर्निंग, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न होते हैं, वापस आते हैं, दे रिलीज फोटॉन्स, दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। दैट लाइट, अगर वो लाइट एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम में आती है, ठीक है, दैट लाइट और इज इन द पर्टिकुलर रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, अगर वो विजिबल रेंज के अंदर आती है, विजिबल रेंज कौन सी है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर वो वायलेट से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है तो आपको नजर नहीं आएगी, वो अल्ट्रा वायलेट है, हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। रेड से कम की है तो इंफ्रारेड है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये देखा हुआ कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में आते हैं एंड ड्रॉप बैक एट डिफरेंट टाइम्स। द कलर ऑफ द फ्लेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज एनर्जी इमिशंस। ये देखें, आपने हीट की है, इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर से हायर लेवल पे गया है, फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस आया है, वापस ओरिजिनली अपने ओरिजिनल लेवल पे आया है। ठीक है, देखें डाउन एरो है, ये लाइट इमिट हुई है। अब ये इलेक्ट्रॉन आपके सामने 3p से 4p पे गया है, 4p से वापस 3p पे आया है और एनर्जी इवॉल्व हुई है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी आपके पास देखें, रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट डाउन द ग्रुप 2 की डिस्कशन इंशाल्लाह हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साथ करेंगे। इसको आगे चलें, स्किप करें। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको ये समझ आया तो आप इसके ऊपर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।